एकदम ठीक। चलें जी, गुड। अच्छा भाई, मैंने ग्रुप पे आप लोगों को एक सवाल भेजा है। अच्छा, वो सवाल है कोई प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, सही है। हैप्पीनेस लिमिटेड है। अब देखते हैं कि आपकी हैप्पीनेस इसके बाद रहती है या नहीं रहती है। तो मतलब सवाल का नाम है हैप्पीनेस लिमिटेड। चलें, पर इससे पहले हम ये सवाल करें, आपको एक चीज़ सिखानी है मुझे, सिर्फ रिकॉल करानी है, सिखानी तो नहीं है, खैर आपको पता होना चाहिए वो बात, पर एक चीज़ रिकॉल करानी है, वो मैं करा देता हूँ। सुनिएगा, आपको एक बात पता है ना कि IFRS 9 के अंदर, IFRS 9 के अंदर आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल, तो आप उस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखते हैं, ऐसा है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखते हैं। चलें, अच्छा ये भी बात समझ आ गई। मैंने कहा जब फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखते हैं तो आप कहते ही हैं कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी थी कॉस्ट पे, लेट से मैंने 500 शेयर्स खरीदे और एक शेयर चल रहा था 20 का, तो ये कितना आ गया, 1 लाख या 10,000? चेक कर लो, 1 लाख है या 10,000 है ना? 10,000 आता है। दस है, एक है, 10,000 है ना? हाँ, क्योंकि वो जीरो ज़्यादा नहीं हो सकते ना उससे। अच्छा, आपने इसकी एंट्री बनाई होगी, जानी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश कितने से जानी? 10,000 रुपये से। ये आपने एंट्री बना ली होगी इसकी, ये हो गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जैसे ही आप रिपोर्टिंग डेट पे पहुंचते हैं, जैसे ही आप रिपोर्टिंग डेट पे पहुंचते हैं तो रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आप देखते हैं कि आपकी फेयर वैल्यू पर शेयर हो चुकी है कोई 28 पर शेयर, तो आपको 8 रुपए पर शेयर का गेन हो गया। चलें, आपने क्या किया होगा, 8 इंटू, सही है, 4,000 रुपये आ गया। आपने एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट OCI, आगे लिखा है मैंने फॉर द ईयर, सही है। अच्छा, जैसे ही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, ये तो हो गई इनकम, इसको मैं क्या कहता हूं, बोलो ना भाई, इनकम। ये इनकम चली जाती है रिटेन अर्निंग में। अच्छा, इसके बाद शुरू होती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये आ गई। प्रेजेंटेशन आज सिखा रहा हूं, हमने FAR 1 में भी आनी चाहिए हमें, खैर अभी हम यहां पे सिखा देते हैं। अच्छा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम बोलेंगे गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने की? कहने का मतलब है इसको प्रॉफिट में नहीं चिपकाना, ऐसे बताना कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन ऑन, अच्छा अगर गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ PPE होता वो अलग आता, अलग आता। तो आपने बाय नेम बताना होता है कि मेरे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में किस किस नाम से कौन कौन सी इनकम आ रही है। क्लियर है? अच्छा, जब ये सीख लिया तो जैसे ऊपर प्रॉफिट का बंटवारा होता है, OCI का भी होगा, क्योंकि देखो ये भी इनकम तो है ना, बट PNL में नहीं जा रही, OCI में जा रही, तो OCI के भी हिस्से बनाओगे और OCI के हिस्से बना के निकाल लोगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या निकाल लोगे? अच्छा, यानी इस प्रॉफिट को मैं इसमें मिलाऊंगा ना, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो कहलाएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यस, इनको इसको बांटेंगे, पर आपने ख्याल रखना होगा कि OCI को अलग बांटना है
और प्रॉफिट को अलग बांटना है। अगर फॉर एग्जांपल अज्यूम करें एसोसिएट का ओसीआई है, वो तो एनसीआई को देना ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा किसको दे दोगे, पेरेंट को। पहली चीज पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक बात समझ आती है? अगर एसोसिएट का ओसीआई है तो वो तो है ही सीधा सीधा किसका, सीधा सीधा पेरेंट का। अच्छा अगर सब्सिडरी की किताबों से कोई ओसीआई आ रहा है तो उस केस के अंदर आप ये कहेंगे कि भाई सही है, सब्सिडरी की किताबों से आ रहा है तो उस ओसीआई पे हक दो लोगों का है, एनसीआई और पेरेंट का। तो वह कहने का मतलब ये, समझाने का मतलब ये है कि जब तुम पैसे का बंटवारा कर रहे होगे तो थोड़ा सा मोहतात रहना कि ओसीआई भी बांटना है। सही है जी। अब आ जाओ, मैंने आपको एक सवाल दिया है, वो आपके ग्रुप पे भी आ चुका है, जल्दी से खोलें इसको। ये बस इतना सा सवाल है, 18 मार्क्स। आ गया ना ग्रुप पे? हाँ बुक में होगा, बुक में होगा। सबसे पहले आप बनाएंगे अनएडजस्टेड पीएनएल और उसके बाद एक 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 एडजस्टमेंट आप पार करते रहेंगे। तो मतलब इसी तरीके से ये सवाल हैंडल होगा।
2022, मार्च 2022। हैप्पीनेस लिमिटेड। हो जाएगा जानी। अच्छा, ये टाइम रिस्ट्रिक्शन के साथ है। हाँ, 5 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट का सवाल है। भैया इतना छोटा सवाल है। ये इनको मैंने बताया था अभी कि जब प्रॉफिट खत्म हो जाता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है। ये रहा, उसमें बताते हैं गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट या पीपी, वो अलग से आता है, उसको भी बांटते हैं। हाँ, बिल्कुल सीधी सीधी अंग्रेजी है। हाँ जी, हसान, अरुण, एमन बना लिया ये अनएडजस्टेड पीएनएल। मनाहिल, इस्माइल, निदा, अब्दुल हनान। ओके गुड। तो अनएडजस्टेड पीएनएल बनाने के बाद फिर आप सिंपली एक 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 एडजस्टमेंट पे फोकस करें, वो खुद उतर जाएगा सवाल। बस बस, बेहतरीन बेहतरीन।
अच्छा मोहम्मद इस्माइल, ये आपने देखना होगा कि गेन ऑन सिक्योरिटीज़ कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि उसने ना आगे एडजस्टमेंट में बताया है कि एचएल ने डेजिग्नेट की है इन्वेस्टमेंट एज सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो जिसका फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है वो पीएनएल में रहेगा, जिसका ओसीआई है वो ओसीआई में रहेगा, क्योंकि दो ग्रुप कंपनीज हैं अलग अलग, और हर किसी की पॉलिसी अपनी हो सकती है ना, कि वो उस पर रख रहा है वो उस पर रख रहा है। मेरे ख्याल से इसमें सब्सिडरी ने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई चूज़ की है, पीएनएल। पेरेंट ने पीएनएल की है, सब्सिडरी ने ओसीआई। तो पेरेंट का अपना प्रॉफिट पीएनएल में आ जाएगा और जो सब्सिडरी का लॉस है वो ओसीआई में आ जाएगा। IS38 कुछ भी नहीं है। हाँ तो आपके लिए तो फेयर वैल्यू है ना। नहीं, आप उसने जो एक्सपेंस आउट किया हुआ है ना वो तो भूल ही जाओ ना, उसकी इक्विटी में आपके लिए 180 मिलियन की है, वो बस ऐड कर दोगे। 20 वो आपका अपना खर्चा है ना, वो तो आपकी बुक्स में ऑलरेडी हो चुका होगा कैपिटलाइज, उसको आप कुछ भी नहीं करेंगे। उसकी फेयर वैल्यू 180 है ना।
भाई वो कह रहा है कि जब सब्सिडरी को तुम एक्वायर कर रहे थे उसने एक रिसर्च का खर्चा किया हुआ था, तो रिसर्च का खर्चा तो उसने एक्सपेंस आउट किया हुआ अपने हिसाब से, बिल्कुल सही किया हुआ है। पर अब एक बनी बनाई चीज़ तुम्हें मिल रही है तो तुम्हारे लिए तो बना बनाया एसेट हो गया ना, तो तुम उसकी फेयर वैल्यू कितनी बता रहे हो? तो उसमें मतलब पढ़ो तो सही ना पहले पूरा लिखा हुआ क्या जानी। कल लेक्चर बिल्कुल लिया था मैंने, कल हमने यही तो सीखा था एसोसिएट के साथ पीएनएल। $20 मिलियन का सब्सिडी ने खर्चा किया है मजीद, तो वो तो सब्सिडी ने अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लिया होगा ना, तो वो तो होना भी चाहिए। तो मैं रिकॉर्ड करूंगा तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा, सही है ना। हम तो डिफरेंशियल की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। हाँ जी, वैसे अब तक तो हो जाना चाहिए। हाँ जी, एडजस्टमेंट स्पार्क हो गई। चलो सो फार जितनी हो गई उतना देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बनाया है अनएडजस्टेड पीएनएल। चलें जी, पहले हम ये देख लेते हैं कि है क्या क्या इसमें। फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस लिमिटेड, सेटिस्फाइड लिमिटेड एंड फ्यूरियस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। आपका जो फॉर द ईयर है वो ये है जो आपको ख्याल रखना है। फिर मैंने कहा ये आपको दोनों कंपनीज के पीएनएल गिवन है अलग अलग। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई डिटेल्स इन्वेस्टमेंट की ये दी हुई है। अच्छा, अब अगर आप सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट देखें तो वो सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले साल, तो इसका मतलब ये है कि सब्सिडरी के इस साल का पूरा प्रॉफिट आप कंसोलिडेट करेंगे। चलें, और 75% की होल्डिंग है। शेयर कैपिटल इसका 1500 का है, यानी 1.5 बिलियन का, क्योंकि मिलियंस में है।
और रिटेन अर्निंग उसकी थी 1200 की, वो उस दिन की चीज़ें बताई हुई हमने। फॉलोइंग वॉज द कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसएल, इमीडिएट पेमेंट की है हमने 1700 की, एंड द अदर पेमेंट ऑफ एन अमाउंट 843 मिलियन आफ्टर 3 years। अच्छा, ये जो अदर पेमेंट है आफ्टर 3 years वो है डेफर्ड कंसिडरेशन। अच्छा, डेफर्ड कंसिडरेशन का मतलब है 3 साल बाद है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, बट होल्ड ऑन, यहाँ पे अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसने अकाउंटिंग गलत की है सही की है, ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर वैल्यू दी हुई है जिससे मैं ये गेज करूं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही अकाउंट फॉर हुई है, और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होना चाहिए वो हो चुका है। इसमें हमें फिर कोई और एडिशनल चीज करने की नीड नहीं है, क्योंकि अनलेस अदरवाइज कोई ऐसी चीज हो दिख रही हो तो समझ आता है। आगे, एन अमाउंट ऑफ ₹500 million पेबल ऑन May 1, 2021 that was contingent upon the post acquisition performance of SL। सर ये हो गई contingent consideration, ऐसा ही है, तो ये तो आ गई contingent के जुमरे में। अच्छा, ये तो कह रहा है कि भाई जब 2020 में मैं था उस वक्त 21 के लिए कह रहा था मैं कि मैं ये पैसे पे करूंगा अगर एक परफॉर्मेंस टारगेट मीट हो जाएगा। आगे, फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंसिडरेशन वाज एस्टिमेटेड एट रुपीस, यानी वो जो प्रोबेबिलिटीज वगैरह निकाल के जो वैल्यू बनती थी उस वक्त वो 290 थी। चलें, ऑन एक्विजिशन डेट, उस दिन की ऑन एक्विजिशन डेट लिखा हुआ है, ऑन एक्विजिशन डेट, और एक्विजिशन डेट थी आपकी जुलाई 1, 2020। ये यहां की बात हो रही है। अच्छा, फिर हमने कहा ऑन 31 दिसंबर 2020 भी, यानी 31 यानी पिछले साल के आखिर तक भी ये वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, मतलब कोई गेन लॉस नहीं बुक होना चाहिए था। चलें, लास्ट ईयर तक। हाउएवर, ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन बिजनेस कंडीशन 2021 में टारगेट अचीव हो गया और फुल अमाउंट HL इंक्लूडेड द फुल पेमेंट इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन SL, यानी हुआ ये है इनकम नहीं, गलत, अभी एक एक करके रुको। उसने क्या किया है, पूरे का पूरा 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दिया, यानी इन्वेस्टमेंट डेबिट की हुई है, सही है, जबकि उसको इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना चाहिए सिर्फ 290 से, और जो डिफरेंस है वो एक्सपेंस बुक होना चाहिए, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट डेबिट की होगी और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट की होगी, 290 से करनी चाहिए थी, उसने 500 से की है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल है वो चेंज इन एस्टिमेट था, वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं थी, तो वो टेक्निकली एक्सपेंस के तौर पे बुक होना चाहिए था डिफरेंशियल, उसने उसको इन्वेस्टमेंट में फेंक दिया है। तो क्या ये उसके पार्ट पे एरर है, और ये लॉस बुक होना चाहिए था इस साल, लास्ट ईयर नहीं हुआ क्योंकि होना भी नहीं चाहिए था, तो लास्ट ईयर की गलती है ही नहीं, ये गलती है किस साल की, इस साल की, क्योंकि उसने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे देखूं, हमें एंट्री बनानी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कंटिंजेंट, एग्रीड, ये एंट्री बनानी चाहिए थी मुझे 2020 में। अच्छा, हमने यही बनाई, 31 दिसंबर 2020 पे भी एस्टिमेट सेम रहा, तो कोई लॉस वॉस नहीं बुक होना चाहिए था 2020 में, सिर्फ 290 पे मैं स्टिक रहता, सेम रहता। हुआ ये कि यहां पे जब पहुंचे तो हमने इसको सेटल किया 500 पे, उस भाई ने क्या किया, कैश को किया क्रेडिट, कंटिंजेंट लायबिलिटी को किया डेबिट, और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया। भाईजान ये लॉस बुक होना चाहिए था, उसने इन्वेस्टमेंट में फेंक दिया। तो टेक्निकली मेरे पास ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे, कितने से, 210 से। पहले बताओ ये कहानी समझ आती है, किसने नहीं किया, सब्सिडी क्यों करेगी, ये ट्रांजैक्शन किससे है, शेयर होल्डर से। जब मैं सिखा रहा था ना ये कंसिडरेशन, तो एक एक को बताया था ये ट्रांजैक्शन, मुझे पता है तुम सब्सिडी पे ले गए कि तुम सब्सिडी में एक्सपेंस बुक किया होगा, सब्सिडी से ट्रांजैक्शन है ही नहीं,
हाँ, ट्रांजैक्शन किससे? शेयर होल्डर से। मैं तभी पास पेपर क्लास में करवा रहा हूँ कि सोचने का तरीका डेवलप हो जाए हमारा। मैंने क्या कहा था उस वक्त भी, मैंने कहा था सब्सिडरी क्या एंट्री बनाएगी, तो आपने कहा था सर वो इनकम एक्सपेंस बुक करेगी। मैंने कहा था नहीं, शेयर होल्डर से ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? तो ये बात याद रखनी है। चलें, ये तो हो गया हिसाब किताब डन। यानी मुझे एक एडजस्टमेंट मिल गई, ये जब मैं पीएनएल बनाऊंगा तो उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दूंगा 210 से। यहां तक कोई मसला? क्लैरिटी है? ऑनलाइन प्लीज बताओ, ये हो गया था 210 वाला मामला? हाँ जी, ओके, वेरी गुड। चलें आगे। हमने कहा कि सर अब आते हैं अगली उस पे, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट सब इक्वल थी सिवाय इसके। अच्छा, वो कह रहा है इन प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है सॉफ्टवेयर का जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 180 मिलियन। अच्छा, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ रुपीज 140 मिलियन इंकर्ड बिफोर एक्विजिशन, यानी ये जो है सब्सिडरी ने खर्चा किया होगा क्योंकि बिफोर एक्विजिशन है। अच्छा, बाय एसएल ऑन डेवलपमेंट had been expense out in SL books since the project did not meet the criteria, यानी भाई वो रिसर्च फेज में होगा और रिसर्च फेज में स्टैंडर्ड आपको कैपिटलाइजेशन मना करता है। वो कहता है कि भाई आपको पता ही नहीं होता कि क्या आप ये बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे, तो आप रिसर्च फेज में होते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उस वक्त प्रोबेबल, तो उसने तो अपने हिसाब से सही एक्सपेंस आउट किया है। एग्रीड? अब आप एक कंपनी को खरीद रहे हो जिसके पास एक और रिसर्च ऑलरेडी तैयार है, यानी जिसके पास रिसर्च ऑलरेडी रेडी है। आपके लिए तो बना बनाया एसेट है ना, जो भाई देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज पे रिसर्च कर रहा हूं, मैं जितना भी खर्चा करूंगा, खर्चा तो कहलाएगा एक्सपेंस आउट, जब तक मैं वो चीज बनाना शुरू नहीं करता। मैं एग्जांपल, अगर कोविड आया, मैं कोविड की वैक्सीन पे रिसर्च कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं वैक्सीन बनाऊंगा भी या नहीं बनाऊंगा, until and unless I have all the formulas that is required। अब मैंने रिसर्च की, रिसर्च करके तैयार हो गया। अच्छा, मैंने कहा ये तो रिसर्च है भाई, ये तो एक्सपेंस आउट, जितना खर्चा हुआ रिसर्च का वो क्या हो गया? हाँ, अब मैंने वाकई में डेवलप करना शुरू की, तो ये जो डेवलपमेंट के खर्चे हैं ये क्या होंगे? कैपिटलाइज, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे पास एक चीज रेडी है जिससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। पर जब तक मैं रिसर्च फेज में था तब तक मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो भाई एसेट की डेफिनेशन है ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल वंस यू आर कंप्लीटेड विद योर रिसर्च। तो आप बोलेंगे जो एक्सपेंस आउट हो गया, अब जब मैं डेवलपमेंट करूंगा अब मैं कैपिटलाइज करूंगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अच्छा, अब यानी सब्सिडरी ने अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही किया, पर हाँ अब पेरेंट उसको खरीद रहा है, और जब पेरेंट उसको खरीद रहा है तो उसको बनी बनाई रिसर्च मिल रही है। तो बनी बनाई रिसर्च का मतलब है उसको और कुछ करने की नीड नहीं है। तो वो कह रहा है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 180। भाई आज मैं रिसर्च करके बैठा हूं किसी एक चीज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं जो हम बेचते भी हैं। IFRS 9 आया नया, बैंक्स पे अप्लाई हो रहा है पहली बार। अब मैंने, मेरी टीम ने, फर्म ने बड़ी रिसर्च की उसके ऊपर, हमने मॉडल्स बनाए बैंक को बेचने के लिए, वो हमारी रिसर्च थी। आज हमसे वो कोई मॉडल खरीदेगा तो क्या मैं उससे उतने पैसे रिकवर करूंगा जितने मैंने खर्च किए हैं, या अपने मार्कअप के साथ? भाई कमाना भी है यार। तो ये जो शेयर होल्डर है जिसकी कंपनी ने ये रिसर्च की है, वो ये तो नहीं कहेगा बेवकूफ कि मैंने 140 लगाया तो 140 ही दो। भाई उसकी फेयर वैल्यू उससे ज्यादा होगी, हाँ या नहीं? तो इस केस में मैं तुम सबसे पूछता हूं, इस कंपनी में इस रिसर्च की फेयर वैल्यू कितनी असाइन की है? 180 मिलियन। तो मैं जो हूं कंसोलिडेशन करते हुए 180 मिलियन को अकाउंट फॉर करूंगा। लॉजिक, 140 मिलियन तो उसने एक्सपेंस आउट कर दिया है, उसकी इक्विटी में मौजूद ही नहीं है। हाँ मैं कहता ना कि उसने 140 कैपिटलाइज किया हुआ होता और 180 फेयर वैल्यू होती तो आप मजीद 40 रिकॉर्ड कर लेते। अबे उसने तो 1 रुपया भी नहीं कैपिटलाइज किया हुआ क्योंकि उसकी इक्विटी में वो आ ही नहीं रहा। इक्विटी में कब आता? जब रिकॉर्डेड होता, कैपिटलाइज होता। उसने तो एक्सपेंस आउट किया हुआ है। तो अब अगर हम तुमसे पूछें तो ये बताओ कि क्या आप इसको एक्विजिशन पे 180 पे रिकॉर्ड करोगे? यस, जवाब आता है यस, क्योंकि आपके लिए ये एक ऐसा इंटेंजिबल है जो उसकी किताबों में नहीं रिकॉर्डेड, क्योंकि उसने तो एक्सपेंस आउट किया है। तो उसने गलत नहीं किया, उसने अपने हिसाब से सही किया है। तो आप जब किसी कंपनी को खरीदते हैं तो देयर इज अ लाइक्लीहुड
कि उसने कोई रिसर्च की हुई हो। फॉर एग्जांपल आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खरीदें तो उसमें तो रिसर्च चल रही होती है ना, मेडिसिन पे ये वो। उसने क्या किया होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने रिसर्च को एक्सपेंस आउट। अच्छा पर मुझे बताओ, जो शेयर होल्डर फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है तुमसे रिसर्च के पैसे नहीं लेगा? तो पर तुम्हारे लिए तो रेडीमेड रिसर्च है ना, तुम्हारे लिए तो एसेट का बायस है, तो तुम उसको क्या करोगे, कैपिटलाइज, क्योंकि तुम्हारे लिए रेडीमेड चीज आ रही है। भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं खुद रिसर्च करूंगा तो मुझे नहीं पता कि आगे होगा या नहीं होगा। अब एक बनी बनाई रिसर्च है तो क्या होगी, कैपिटलाइज। आपकी वहां तक का काम, क्योंकि वो एसेट की डेफिनेशन में फॉल हो रही है। किसकी डेफिनेशन में? अच्छा ये मैं इतनी जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमने IAS 38 अभी किया नहीं है। IAS 38 की पूरी बातें मैंने तुम्हें यहां बताई हैं, कुछ कुछ जो यहां से रेलेवेंट है कि भाई एक बंदा, एक कंपनी जब रिसर्च कर रही होती है, हो सकता है उसको दूसरी कंपनी आके खरीदे, तो जब खरीदेगी आके तो उसका इसका जो इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा वो उसके लिए एसेट बन जाएगा, क्योंकि दिस इज नो मोर इन प्रोसेस, वो तो वो कर चुका रिसर्च। हाँ अब आपका सवाल ही होना चाहिए कि अगर पेरेंट फिर कुछ रिसर्च करता वो एक्सपेंस आउट होती, क्योंकि हम कहते हैं जो बनी बनाई है वहां तक तो एसेट है, अब उसके आगे जो मैं रिसर्च करूंगा वो क्या होगी, एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट करूंगा तो जो मैंने खर्चा किया था उसमें ऐड हो जाएगा। यानी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक्विजिशंस देखी हैं, होता क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को खरीदा जाता है, उसमें कुछ रिसर्च ऐसी होती हैं जो कंप्लीटेड होती हैं, यानी एक हद तक आई हुई होती हैं, सही है, मुझे उसके आगे से डेवलपमेंट करनी होती है, तो मैं जो डेवलपमेंट करता हूं उसमें ऐड करता रहता हूं, और फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको अमोर्टाइज करना शुरू कर देता हूं, सिंपल। अच्छा कुछ एक्विजिशंस ऐसी भी देखी हैं कि जिसके अंदर आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया और मजीद रिसर्च करनी थी, तो मतलब इसका मतलब ये कि पीछे वाली रिसर्च ज़ाया हो गई? नहीं, वो तो तुम्हारे लिए बना बनाया एसेट है, तुम तो पे करके आए हो उसके लिए, तो वो तो तुम्हारे लिए एसेट है। हाँ उसके आगे जो तुम्हें फर्दर उसको वैलिडेट करने के लिए चीज चाहिए वो एक्सपेंस आउट कर देना, क्योंकि तुम कह रहे हो कि भाई वो मेरी अपनी मस्ती है, तो फिर तुम पे वो सारे प्रिंसिपल अप्लाई होंगे जो बंदा खुद डेवलप कर रहा होता है। तो दो प्रिंसिपल है ना, या तो तुम खरीदोगे या तो तुम खुद करोगे। जब तुम खरीद रहे हो तो तुम्हें एक बात पता है, यहां तक तो तुम्हें काम रेडी मिला है, तो जहां तक तुम्हें काम रेडी मिला है कैपिटलाइज। हाँ अगर मैं तुम्हें यही कह दूं कि जहां तक तुम्हें काम रेडी मिला है वो भी रिसर्च तुम्हारे काम की नहीं है तो वो भी एक्सपेंस आउट, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो इस केस के अंदर जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि हमारी जो भी रिसर्च इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन के वो जाया हो गई, जितने पैसे दिए हम कह रहे हैं कि भाई वही थी, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना। बात समझ आ रही है? तो 3 पैरामीटर्स, पहला मैं खरीदूं, आगे कुछ भी नहीं करना हो, उसकी रिसर्च थी मेरे लिए बना बनाया एसेट, मैं कैपिटलाइज करूंगा, कहानी आगे ले जाऊंगा। दूसरा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा केस, मैंने खरीदा, मुझे पता है कि मेरे काम की भी नहीं है, कैपिटलाइज करना ही नहीं है ना, खत्म, कहानी ही यहां खत्म हो गई, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तुम्हारे लिए भी प्रूवेबल, जैसा सोचो वैसा, पर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बनी बनाई रिसर्च काम की होती है। अच्छा तीसरा केस, आपने खरीदी, आपने बोला कि भाई ये यहां तक तो बनी बनाई है, रेडी है, पर इसमें मुझे खुद कुछ कारस्तानी करनी है, और तो मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, तो क्या पीछे वाली जाया हो गई या वो वैलिडेट है? अच्छा वैलिडेटेड है। हाँ आगे आप जो कर रहे हो वो बोल रहा है बराए मेहरबानी उसको एक्सपेंस आउट करो, क्योंकि आप अपनी खुद की मस्ती है आपकी, ये नहीं कहना कि आप डेवलपमेंट फेज में आ चुके। हाँ जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसको यूज करोगे तो वो तो बना बनाया एसेट है, जो इसके आगे डेवलपमेंट में आने के लिए जो तुम अखराजात कर रहे हो वो क्या कर देना, एक्सपेंस आउट। लॉजिकल बात है कि तुम खुद भी कर रहे होते तो क्या करते, एक्सपेंस आउट। अब एक एक करके सवाल, किसके लिए? नहीं पहले 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 रीड करें, पहले रीड करें। देखो मैंने इतनी पूरी कहानी सुनाई ना, उसके पीछे एक मकसद है। द कॉस्ट ऑफ ₹140 मिलियन, बातें बिल्कुल भी नहीं, इधर फोकस के साथ। द कॉस्ट ऑफ ₹140 मिलियन incurred before the acquisition by the subsidiary by SL on the development had been expense out in SL's book since the project did not meet the criteria for, आगे पढ़ो, after acquisition SL incurred further 20 million which resulted in completion of the project। यानी वो ये कह रहा है कि एक्विजिशन के बाद जो उसने मजीद 20 मिलियन लगाए सब्सिडरी ने,
सब्सिडरी ने, आप पढ़ें एसएल, सही है। पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात होनी है, बिल्कुल हवा में कोई बात नहीं करेगा, पेपर पास पेपर कर रहे हैं। इधर वो कह रहा है कि जब आपने एक्विजिशन के बाद अखराजात किए हैं, उससे हुआ यह है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यह है कि एक्विजिशन तक कंडीशंस मीट नहीं हो रही थी, एक्विजिशन के बाद कंडीशन मीट, तो फिर आप भी तो यही कह रहे हो ना, आप जब खरीद रहे हो तो आपको तो एक बनी बनाई चीज मिल रही है, आपके लिए तो रेडी है, तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे या एक्सपेंस आउट? कैपिटलाइज, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। बेटा कब तक नहीं थी, सवाल है, सवाल है ना, जब आप खरीद रहे हो, जब आप खरीद रहे हो तब तक नहीं थी, एग्रीड। जब आप खरीद रहे हो, किसी कंपनी को खरीदने गए, कंपनी ने रिसर्च की हुई है, देखो आप अपने दिमाग को बाउंड नहीं करो ना, पहले आप सोचो कि चल क्या रहा है माशरे में, चल क्या रहा है कंपनी के अंदर। आप कंपनी खरीदने गए, आपने बोला यार ये तुम, वो शेयर होल्डर कह रहा है कि आप एक काम करो, मुझे भाई 180 मिलियन भी दो। मैंने कहा किस बात के 180 मिलियन? उसने बोला मैंने रिसर्च की है। तो मैंने कहा कहाँ दिख रही है तुम्हारी किताबों में भाई रिसर्च? बोला भाई मैंने तो एक्सपेंस आउट की है। मैंने कहा अच्छा भाई तुमने क्यों एक्सपेंस आउट की है? उसने बोला कि भाई मैं तो रिसर्च फेज में मुझे बोला जाता है कि आप क्या करो, एक्सपेंस आउट करो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं होते। अच्छा मैंने कहा तो तुम मुझसे क्यों ले रहे हो? भाई तुझे तो बनी बनाई रिसर्च मिल रही है ना, तुम्हारे लिए तो एसेट है, तो तुम तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेल करोगे। तो जिस हद तक उसने किया वो तो उसने एक्सपेंस आउट किया, क्योंकि उसके लिए कंडीशन मीट नहीं हो रही थी। पर जब आप खरीद रहे हो तो आपके लिए क्या वो एक बना बनाया रेडीमेड रिसर्च का एसेट है? तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस दिन आप एक्वायर कर रहे हो, आपके लिए तो क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन मीट हो रहा है ना, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे लेना प्रोबेबल है, उसके लिए क्यों नहीं थे? क्योंकि वो तो रिसर्च कर रहा था। अब मैं बोलूं भाई ये रिसर्च है, ये लो बना लो जो बनाना है, तो आप बोलोगे थैंक यू सो मच, मेरे लिए तो रेडीमेड एसेट है। तो जो आप रीड करें ना तो पूरी इंटायरिटी में करें। ये मैंने कहानी जो सुनाई थी इसलिए तो सुनाई थी कि वो स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि जो इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, जब किसी से खरीदते हो तो सामने वाला आपको रिसर्च बेचता है, उस रिसर्च को उसने कैपिटलाइज नहीं किया हुआ होता, रीजन उसके लिए कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ हुआ होता, तो वो उसने अपना सही किया हुआ होता है। पर आपको जो एक बनी बनाई चीज मिल रही है वो आपके लिए क्या है? एसेट है। तो उस एसेट को एसेट के नाम पे रिकॉर्ड करो। दोनों में बात समझ आती है? तभी मैं कहता हूं पूरा रीड करो, डोंट जंप टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन पे नहीं आओ, पहले रीड करो पूरा सिनेरियो क्या है। तो हमने ये सीखा कि अगर मैं खुद रिसर्च कर रहा होता तो मेरी कंपनी में वो क्या होता है? एक्सपेंस आउट। अच्छा तुमने रेडी कर दिया एसेट, तुमने रिसर्च रेडी कर दी, तुम्हारे लिए तो एक्सपेंस आउट ना। अच्छा एक कंपनी आती है बोलती है तुम्हारी कंपनी खरीदनी है, क्या मैं तुम सबसे पूछता हूं रिसर्च के पैसे उससे लूंगा? क्यों? अखराजात की, अच्छा मेरी बुक्स में तो दिख नहीं रही, हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना, क्योंकि हम जब कर रहे थे रिसर्च तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो मुझे पता ही नहीं था आएंगे नहीं आएंगे, एग्रीड। अच्छा वंस रिसर्च हैज बीन कंप्लीटेड, एक बंदा आके बोल रहा भाई ये मुझे बेच दे, तो मैंने कहा सही है कंपनी ले ले, जो अखराजात मैंने किए हैं उसके अलग से पैसे दे। अच्छा वो कह रहा है, अब कहानी यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगी, वो कह रहा है कि यहाँ पे जब आप मुझसे ले रहे हैं पैसे, शेयर होल्डर को कह रहा है कि शेयर होल्डर आप मुझसे 180 मिलियन ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैंने कहा आप मेरी कंपनी नहीं भी खरीदेंगे ना, मैं मार्केट में जाऊँगा, ये रिसर्च 180 मिलियन की बेच सकता हूँ, मैं मार्केट जाऊँगा, आप नहीं खरीदे मुझसे, भाई बिस्मिल्लाह, आप कंपनी खरीदे ना, मैं कंपनी के साथ आपको चिपका रहा था, आप नहीं खरीदे, मैं मार्केट जाऊँगा 180 मिलियन की बेच दूंगा, तभी तो उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है। अच्छा कोई क्यों खरीदेगा? उसके लिए तो बना बनाया एसेट है ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, मैं तो सॉफ्टवेयर कंपनीज का ऑडिट किया इसलिए मुझे पता है, सुनो मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, तो मुझे आप एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर आधा अधूरा बन सकता है? यस। अच्छा फिर दूसरा वाला बंदा जो उससे खरीदेगा तो वो उसके लिए तो कंप्लीट करेगा, वो तो उसने जो खरीदा आधा अधूरा तो एसेट है ना, मैं भी तो यही कह रहा हूं उसके लिए एसेट है। जब सामने वाले बंदे से, फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूं यार मैं एक ऐसा एआई टूल बनाऊं, अब एआई टूल के लिए रिसर्च कर रहा हूं, तो करे जा रहा हूं, अखराजात हुए जा रहे हैं, एक्सपेंस आउट करते जा रहा हूं, एग्रीड। चैट जीपीटी बना, क्या रिसर्च के बगैर बना होगा? क्या रिसर्च हुई होगी? चले होती गई रिसर्च, एक्सपेंस आउट हो गया। अब एक कंपनी आती है बोलती है मुझे ये एआई टूल खरीदना है,
तो जो AI टूल बना रही थी, मेरे ख्याल से वो सिर्फ डेवलपमेंट के पैसे लेगी, रिसर्च के भी लेगी। मेरे ख्याल से रिसर्च के पैसे ज्यादा होंगे, उसने पर कसम खा रहा हूं अपने बुक्स में एक्सपेंस आउट किए होंगे। अच्छा, अब मैं ना AI टूल बनाना शुरू हो गया, किस बेस पे? रिसर्च की बेस पे। अच्छा, अब मैं जिसको बेचूंगा, आपको क्या लगता है मैं रिसर्च के पैसे रिकवर करूंगा और डेवलपमेंट के भी करूंगा, अपना प्रॉफिट भी करूंगा? डेफिनेटली करूंगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि जो बंदा खुद बना रहा है ना, उसके लिए रिसर्च एक्सपेंस है, उसको बोला गया तू डेवलपमेंट कर, तू बना, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर किसी को बेचेगा तो सारी कॉस्ट को मिला, सेलिंग प्राइस निकाल, बेच दे। तो अब वापस से इस एग्जांपल में, जिस कंपनी को मैं खरीद रहा हूं, मैं उसको ना खरीदता तो क्या उसकी रिसर्च की वैल्यू नहीं होती? 180 मिलियन किसको बेचता? वो मार्केट में बेच देता। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि मार्केट में बेचता। तो अब अगर मैं इसको अपनी किताबों में अलग से रिकॉर्ड ना करूं तो सारे पैसे लगेंगे गुडविल के दिए, जबकि मैं आपको ये दावे से कहता हूं कि इसके अंदर आपने 180 मिलियन रिसर्च के दिए। तो आप कैपिटलाइज क्यों कर रहे हैं भाई? आपके लिए एसेट है, बनी बनाई रिसर्च आ रही है। एग्रीड? तो आई होप ये पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको कहानियां 3 कंपनी की घुमाई वो क्लियर हो गया। क्लियर है? किसी पक्की बात है लॉजिकली? एसेट कंप्लीट नहीं, एसेट कंप्लीट कब बोला? देखो एसेट है किसका? सब्सिडरी का। आप कह रहे हो जब मैं सब्सिडरी को खरीद रहा हूं ना, तो उसके उस हद तक के पैसे तो मैं दे रहा हूं। अच्छा, क्या उसके आगे सब्सिडरी अखराजात नहीं करेगी? अच्छा, अब कहने का मतलब क्या है? जब सब्सिडरी अखराजात करेगी ना, तो वो 20 मिलियन तो कैपिटलाइज करेगी। सही है? क्योंकि वो बनना शुरू हो गया ना, क्राइटेरिया मीट होना शुरू हो गया। अच्छा, अब ग्रुप के लिए, आपके लिए ये एसेट कितने का होगा पता है? 180 प्लस 20, 200 का। 1 जनवरी से डेप्रिशिएट करेंगे, और 200 को नहीं करेंगे, 20 को तो वो कर रहा होगा, 180 को करेंगे आप। यस, 20 को तो वो कर ही रहा होगा, 180 को हम करेंगे। कोई आपसे पूछे यार ये तुम्हें जो कंपनी पड़ गई कितने की पड़ गई, आप बोलोगे यार इसमें मैंने 180 और भी पे किए थे। तो आपके लिए तो आप जब इन्वेस्टमेंट हटाओगे तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, इन्वेस्टमेंट के अंदर ये 180 भी होगा। इसके पैसे दिए ना आपने, तो फिर इसको आप कैपिटलाइज भी करोगे। एग्रीड? 20 कहां गया भाई? वो तो उसने खुद कर लिया, वो अमोर्टाइज भी खुद करेगा। क्या नहीं कर रहा होगा? 180 वो हम कर लेंगे। क्लियर है? सब्सिडरी के लिए, क्योंकि देखो मैंने वही बोला ना, अगर मेरी कंपनी चली रही होती तो मैंने जितने भी अखराजात किए हैं वो एक्सपेंस आउट। जब डेवलपमेंट की कंडीशन मीट हुई तो मैं डेवलपमेंट कैपिटलाइज करना शुरू कर दूंगा। सो व्हाट उसने किया। पर आप बात कर रहे हैं ग्रुप अकाउंट्स की। जब आपने उसको खरीदा तो आपने 180 तो ज्यादा दिए ही हैं, तो वो 180 आप क्या करेंगे? कैपिटलाइज। अच्छा, इधर सुनना है, यानी बातें नहीं प्लीज। देखो, आपने जब इन्वेस्टमेंट डेबिट की होगी ना, इन्वेस्टमेंट में उस कंपनी के एसेट्स के पैसे होंगे, लायबिलिटीज के पैसे होंगे, ऑफ द बुक इंटेंजिबल के पैसे होंगे और गुडविल के पैसे होंगे। मैं ये कह रहा हूं जब रिपोर्टिंग डेट पे आप जाके इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट्स लेके आओगे तो आपने इस 180 को कैपिटलाइज करना है ना, पर यही 180 मिलियन खुदा उसकी किताबों में एक्सपेंस आउट हुआ है। पर आप तो ग्रुप के हिसाब से देख रहे हो कि आपको कितने का पड़ गया ग्रुप, तो जो एसेट उसकी बुक्स में है वो तो उसके पैसे दिए ही दिए हैं, जो उसकी बुक्स में नहीं एक्सपेंस आउट होगा उसमें से भी कुछ के दिए हैं। तो आपके लिए तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई ना, तो कॉस्ट ऑफ एसेट आएगी और उसको आप अमोर्टाइज भी करोगे उसकी यूजफुल लाइफ पे। एग्रीड? एक एग्जांपल आखिरी डिजाइन करते हैं, सुनिएगा। मैं स्माइल इंडस्ट्रीज का ऑडिट करता था, कैंडी लैंड। अच्छा, होता है क्या है, जब वो चिप्स बनाते हैं ना, ये कोई भी करलीज वगैरह हो गई या जो भी है, और जो कोकोमो वगैरह जो भी बनते हैं, आपको ये नहीं समझा करो कि वो बड़ा इजी प्रोसेस है। पूरी रिसर्च होती है इसके पीछे कि मैंने जो पोटैटोज हैं वो किस टेम्परेचर पे रखने हैं, किस जगह रखने हैं, वो पूरा गेम होता है, उसके साइंस है पूरी। अच्छा, जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि यार मुझे क्या करना चाहिए, डू आई नो कि मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा भी नहीं बनाऊंगा? आई डोंट नो भाई। बनी नहीं बनी, रिसर्च कर रहा हूँ।
लोगों से मिल रहा हूँ, फ्लाइट लेके जा रहा हूँ मलेशिया, ये वो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से मिला, भाई एक्सपेंस आउट क्या करूँगा, सीधा सीधा P&L। एग्रीड। सबसे रिसर्च की, गैदर किया, इस टेम्परेचर पे ये मशीन चाहिए, ये ऐसा वेयर हाउस बनना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट हो गया। रिसर्च रेडी, भाई रेडी हो गई रिसर्च, चलें वेरी गुड, बात समझ आती है, रिसर्च रेडी हो गई। जैसे ही रिसर्च रेडी हुई, अब मैंने पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइन किया, तो यहां से जब करके आएंगे इस टेम्परेचर में इतनी देर के लिए रुकेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। अच्छा, अब जो ये प्रोसेस बना रहा हूं ये डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके खर्चे क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा। पहले बताओ बात समझ आई? तो रिसर्च एक्सपेंस आउट गलत की है। अच्छा, अब तसव्वुर करो, एक बंदा इस्माइल इंडस्ट्रीज को खरीद ले। अच्छा, जिस बंदे ने ये अखराजात किए हैं, क्या वो कंपनी रिसर्च के पैसे लेगी और डेवलपमेंट की भी और ऊपर भी? डेफिनेटली लेगी। तो अब जो बंदा खरीद रहा है इस कंपनी को, क्या उसको इसकी किताबों में डेवलपमेंट रिकॉर्ड हुई मिलेगी? यस। एक चीज रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, रिसर्च। तो क्या वो बंदा जो उसको खरीद रहा है वो कहेगा कि मैंने रिसर्च के पैसे नहीं दिए? उसके लिए कॉस्ट है ना, बनी बनाई। तो वो रिसर्च भी कैपिटलाइज करेगा और जो ऊपर देगा वो भी, और उसको अमोर्टाइज करेगा, जबकि इसकी किताबों में वो मौजूद। तो वो इंक्रीमेंटल जो उसने पे किया वो इंक्रीमेंटल अमोर्टाइज करेगा। इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं हो सकती भाई, ये तो अल्लाह का शुक्र है मैंने किए हुए, इसलिए जी। अच्छा भाई, एक सवाल आया मार्केट में, जानिए, हमने एज ए एसेट खरीद ली उससे, इम्पेयर कर दो। तो इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट IAS 36 बोलता है भाईजान, हम भी बैठे हुए हैं, सही है जी। तो कंपनी नहीं देगा ना बेटा वो फिर। अच्छा, आप कह रहे हो ये कंपनी खरीद रहा हूँ और वो कह रहा है कि मैं रिसर्च के पैसे भी लूंगा वरना कंपनी नहीं दूंगा। तुम बोल रहे हो कि रिसर्च तो नहीं खरीद रहा तेरी, तो लगा निकल आगे दूसरी कंपनी से ले ले। ऐसा नहीं जानू, ऐसा हो कैसे सकता है कि मैंने कंपनी बनाई और मैंने रिसर्च की। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना, मैं जब पढ़ाता हूँ ना IFRS या ऑडिटिंग, मेरी अपनी पूरा बैंक है, नॉलेज बैंक है। आज मैं किसी को बेचूंगा ना तो मैं अपने पूरे रिसर्च के पैसे लूंगा उस पर। फर्म में मुझसे मांगते हैं लोग, जब मैं अकाउंटिंग एडवाइसेस देता हूँ, मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री करता हूँ, क्लिक करता हूँ, वहाँ पहुँच जाता हूँ कि आज तक मैंने कितनी एडवाइसेस दी हैं, और पूछे पीछे उसकी पूरी नरेटिव स्टोरीज होती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये है, क्योंकि कल को ऐसा ही केस मेरे पास आता है, मुझे वेट नहीं करना पड़ता, मैं वहीं जाता हूँ, टक करके वहीं पहुँच जाता हूँ, पूरा केस लॉ बन जाता है ना उसका, कि ये केस था, ये टावर्स लगाए हुए, बताओ फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, तो मुझे बार बार रीडू नहीं करना पड़ता। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं फर्म बेचता हूँ या कोई फर्म बना के बेचता हूँ, क्या मैं पागल हूँ अपने रिसर्च के पैसे नहीं लूंगा? ये कैसे हो सकता है कि मेरी चॉइस है कि मैं नहीं ले रहा? अलग से कोई चीज मार्केट में नहीं खरीदने गए हो, पूरी कंपनी खरीदने गए हो, अलग से मार्केट में रिसर्च लेने जाते तो नहीं लेनी, नहीं लो, आगे बढ़ जाओ। कंपनी के केस में ये नहीं हो सकता, आइदर यू विल पे, आइदर यू विल नॉट पे। इफ यू विल नॉट पे, यू विल नॉट गेट द कंपनी। क्लियर है? खुद सोचो यार, मतलब खुद अगर भाई अगर एक घर भी बेचते हो ना, एक टूटी भी फिट कराई होती है ना, उसके भी पैसे लेते हो। एक कार बेचते हो ना, स्टीयरिंग के ऊपर कवर चढ़वाया होता है ना, उसको भी अकाउंट फॉर करते हो। कि ये तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रिसर्च, मतलब देखो बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की, FAR to ऑडिट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो हम जरा लॉजिकल बात करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी विश है कि मैं नहीं, हाँ आप पे करना आपकी मजबूरी है, आप बोलो मेरे रिसर्च किसी काम की नहीं है, एक्सपेंस आउट। बात समझ आ रही है? फिर कैपिटलाइज नहीं करो, वो लिख के देगा आपको कि सही है आपने रिसर्च खरीदी, आप बोल रहे हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो लेट इट बी। क्या करोगे उसको? पर इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगी, आपके पास आएगी, पर उसी टाइम एक्सपेंस आउट हो जाएगी। एग्रीड? क्योंकि जो पैसे पे कर रहे हो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे पे कर रहे हो कॉस्ट ऑफ, उसके बाद एक्सपेंस आउट कर दो। एग्रीड? पक्की बात है जी। भाई कंफ्यूजन हो रही है, एक पेरेंट ने सब्सिडी एक्वायर की, उसने रिसर्च कॉस्ट एक्वायर करके रिकॉर्ड की होगी 180 पे, नहीं 20 से वो कर रहा होगा, 180 से हम करेंगे। तो सब्सिडी की कैपिटलाइजेशन कितनी है? हमने ऊपर कितने दिए? तो मैं पूरी अकाउंटिंग वापस कर दूं या डिफरेंशियल की? तो ये तो हमने वैसे भी किया हुआ है। आप कोई भी एसेट खरीदते हो, आप पूरी अकाउंटिंग करते हो,
या डिफरेंशियल की? नहीं, वो तो मैंने जानी बता दिया, वो तो मैंने बता दिया, मैं फिर बता देता हूँ। मैंने अभी तो बताया कि जो चीज़ भाई, अगर तुम एक 50 का पीपी 70 में खरीदते हो तो तुम क्या 70 की अकाउंटिंग करते हो? डिफरेंशियल की करते हो ना। सो व्हाट वी नीड टू डू डिफरेंशियल अकाउंटिंग हियर एज वेल। फर्क इतना है कि पीपी से हट के इंटेंजिबल हो गया है। नहीं, 20 एक्सपेंस आउट क्यों होगा? वो बोल रहा है आफ्टर एक्विजिशन एसएल ने 20, चलो चलो एक काम, तुम्हारी मोहब्बत में मैं कह रहा हूँ कर दो एक्सपेंस आउट, सही है। 180 तो फिर भी अमोर्टाइज करेगा ना, बात खत्म हो गई। बात किसकी रह गई है? 180 की, जिसपे हमने पे किया है, जो हमें देखना है। तो मैं बोलूँ 180 इंपेयर कर दो, रिपोर्टिंग पे 0 रख देना, खुद ब खुद नेगेटिव होके 0 हो जाएगा, पेरेंट एनसीआई में बढ़ जाएगा। पीएनएल बनाओगे, पीएनएल में पूरा अदर एक्सपेंसेस में ले जाना। एग्रीड? तो सोचने का तरीका डेवलप करो, ना कि एक मक्खी पे मक्खी बिठा दी, ये होगा तो ये कर लूंगा। सोचो कि हो क्या रहा है भाई। इंपेयर हो गया तो मैं रिपोर्टिंग डेट पे क्या रख दूंगा? 0। सबका सब क्या हो जाएगा? एक्सपेंस आउट। अच्छा, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ पीएनएल तो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट में रहने दोगे, हटा दोगे, एक्सपेंस कर दोगे, अदर एक्सपेंसेस में ले जाओ। पर यहां पे आई नीड टू अमोर्टाइज दिस ओवर द पीरियड ऑफ 4 years। भाई एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ क्लियर है? आधा तुमने IAS 38 कर लिया यहाँ पे मेरे साथ, जल्दी से। हाँ, सर 20 कंप्लीशन से पहले लेंगे, सब्सिडी को एक्सपेंस आउट नहीं करेगा। अच्छा भाई, कोई भी IFRS टेस्ट हो सकता है, बिल्कुल मजा आ गया जी, चलें, थैंक यू जी। अच्छा भाई मोहम्मद अली एक बात पूछ रहे हैं, जानी इधर इधर इधर, एक मिनट बाबू, इधर बातें नहीं, इधर देखो। मोहम्मद अली पूछ रहे हैं सर 20 कंप्लीशन से पहले लगे हैं, इसको सब्सिडी एक्सपेंस आउट नहीं करेगा? अबे भाईजान, मतलब अभी पूरी कहानी तुम सुनते नहीं हो, मुझे ये नहीं बात समझ आती है। मेरे को इस बात पे गुस्सा इस बात पे आता है कि जब 5 बार बताइए एक बात, फिर अपने दिमाग में वही क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूं यार, 5वीं बार मैं फिर लिटरली रिपीट कर रहा हूं, 5वीं बार मैंने कहा रिसर्च की हद तक जितने खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं? रिसर्च के बाद क्या होते हैं? कैपिटलाइज। वो कह रहा है कि उस दिन तक लिखा हुआ है सवाल के अंदर कि जब तक तुम खरीद रहे थे तब तक कंडीशंस पूरी कैपिटलाइजेशन की, तो उस वक्त तक 140 एक्सपेंस आउट हो चुका है, उसका मुझे कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है कि कंडीशन मीट नहीं हुई थी। एग्रीड? तो इसके बाद मतलब आप डेवलपमेंट फेज में आ चुके हो, तो उसके जो 20 मिलियन का खर्चा किया है वो सब्सिडी ने अपनी किताबों में कैपिटलाइज कर लिया है। अच्छा, वो कैपिटलाइज करके अल्लाह की कसम उसको अमोर्टाइज भी करेगा। किस वैल्यू को नहीं करेगा? 180, क्योंकि वो पे किसने किए हैं? हमने। रिकॉर्ड किसने किए हैं? अमोर्टाइज भी हम ही करेंगे। भाई अली भाई, ये बात समझ आती है जानी? एक मिनट बस, मैं जवाब दे रहा हूं। समझ गया सर? चलें, सही है। मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं सर। मतलब 20 उसने, यानी इधर 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 बातें नहीं याद, इधर प्लीज सर। मतलब 20 उसने कैपिटलाइज किया है एंड डेप्रिशिएट भी करेगा, हम सिर्फ 180 को करेंगे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ओके। दूसरा सर, ओवरऑल एसएल ने 40 के प्रॉफिट पे बेचा है। अच्छा देखो, ये वाली फिर बात गलत। खोल ले यार, कौन है ये? नहीं, वो पता नहीं, शायद उसको खुल नहीं रहा होगा। देख एक मिनट, कौन है? अच्छा, तो वो मेरे ख्याल से बेचा रही हूँ। अच्छा सुनो, एक बात सही कर लो इसकी प्लीज यार, एक बात सही कर लो इसकी। यहां पे एमन कह रही है कि सर ओवरऑल एसएल ने 20 का प्रॉफिट कमाया। बहुत गलत। अबे शेयर होल्डर ने कमाया है या सब्सिडी से ट्रांजैक्शन नहीं है, शेयर होल्डर से ट्रांजैक्शन है। अल्लाह की कसम शेयर होल्डर से ट्रांजैक्शन है। मैं बोल बोल के थक गया हूं, शेयर होल्डर से ट्रांजैक्शन है ये तो। हाँ, तो मुझे बताओ, सब्सिडी ने तो कुछ भी नहीं कमाया, किसने कमाया? भाई ये मैं बोल बोल के थक गया हूं। ये तो अल्लाह का शुक्र है मैं खुद करा रहा हूं पास पेपर। पता नहीं क्या ही करते तुम। और क्या मैं, मुझे एक वाकई बात फील हो रही है, रिकॉर्डेड पास पेपर्स का ना कोई यूज ही नहीं है। नहीं तो आप सीखोगे, मुझे तो ये लगता है कि तुम तो पता नहीं क्या सीख के आ जाते हैं।
नहीं समझने की बात है ना, अगर मैं रिकॉर्डेड दे दूं और मैं अकाउंटिंग एंट्री कर दूं, तुम भी लपेट के बोलो हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि तुम तो दिमाग में कॉन्सेप्ट फिक्स कर लोगे कि भाई अब आएगा तो ये करना है, वो पूछेगा भी घुमा के। आपने देखा है पास पेपर का ट्रेंड के वो सेम एडजस्टमेंट को आगे जाके हल्का सा ट्विस्ट कर देता है, पेरेंट से सब्सिडी होता है, सब्सिडी से पेरेंट हो जाता है और आगे पीछे कर लेता है चीजें। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा वो कह रही है कि सर 20 का प्रॉफिट कमाया, अगेन मैं कह रहा हूं शेयर होल्डर ने, जल्दी बताओ, देखो यूं करो ना सिंपल, 140 का तब तक खर्चा हुआ था, उसने 180 का बेच दिया। मैं सिंपल ये कह रहा हूं जब शेयर होल्डर ने कंपनी मुझे चिपकाई तो उसने 40 का प्रॉफिट कमा लिया, अच्छा कमा भी लिया, मेरी जात पे इसका क्या इंपैक्ट है? कुछ भी नहीं। कहने का मतलब यह है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, डोंट ओवरथिंक यार, मतलब जितना सिखा दिया वो भी बहुत ज्यादा है। शेयर होल्डर की क्या गेन हो रहा है? क्या मैं उसका रिटर्न फाइल कर रहा हूं? हाँ, क्या मैं उसका टैक्स कंसल्टेंट हूं? मैं कह रहा हूं मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं, पेरेंट की बुक्स की अकाउंटिंग, सब्सिडी को मिला के। मुझे खुदा के वास्ते ये नहीं सोचना कि शेयर होल्डर ने क्या कमाया। ये बीएफडी एमएफए का पेपर नहीं है कि शेयर होल्डर का एक्सचेंज गेन निकालो कि उसने क्या स्वैप में गेन कमाया, ऐसा नहीं है। ये तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग एक बात पर्सपेक्टिव से देखो जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, सही है? प्लीज यार मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर होल्डर ने, मैं वैसे बता देता हूं 40 का गेन कमाया है, फिर आप बोलेंगे सर 20 लगाए भी तुम्हें, भाई फिर तुमने ही लगाए, तुम्हारे ग्रुप ने लगाए बेचने के बाद। अगेन इसका क्या ताल्लुक है? कंसोलिडेशन से नहीं है ताल्लुक, सही है? चलें जी, मतलब ये तो अच्छाई की मैंने बुराई की कि मैंने पास पेपर क्लास में करवाना है इधर, चलो खैर एनीवेज इधर ओके सुनो, फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री वाज हायर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। क्या ऐसा हो सकता है कि इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू ज्यादा हो? तो उसने क्यों नहीं किया हुआ सब्सिडी ने? लोअर ऑफ कॉस्ट का गेम है। तो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि वही चीज फेयर वैल्यू कॉस्ट सेम होगी, तो फिर ग्रुप के लिए कोई सीओजीएस नहीं होगी, पक्की बात है। तो फिर इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये किया होगा कि 200 मिलियन से ज्यादा थी, एक्सेस थी। अच्छा 50% बिक गई थी तो वो तो सीओजीएस में हो गया होगा। अच्छा 10% नहीं तो 40% मजीद। तो कहने का मतलब यह है, यहां पे बना लेते हैं ना, लो इतनी बातें की पेन ही बंद हो गई है इधर। चलें अभी देख लेते हैं, अभी एक मिनट इधर देख लो भाईजान, इधर देख लो, सही है? इन्वेंट्री वाली डिटेल में समझा दें, अभी जानी हाजिर, इधर डिटेल में समझाते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे? क्या 140 रिवर्स बैक होगा? क्यों रिवर्स होगा? एक्सपेंस आउट होना था, 180 में ऐड है, वो तो मैं इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर रहा हूँ। तो अमोटाइजेशन आप करेंगे ना? सिर्फ अमोटाइज करोगे, सिर्फ अमोटाइज करोगे। कितना? बस इतना। 140 किस साल रिकॉर्डेड है? पिछले सालों तक, खरीदने से पहले तक। इस साल के पीएनएल में इसका कुछ है? आप लोग, मैं तभी कहता हूं ना, अगर आप लोग एंट्री नहीं समझेंगे ना या आप रट्टा लगाएंगे तो मैं किसी का बाप भी नहीं सिखा सकता कंसोलिडेशन। मैं जितना डिटेल में तुम्हें जाके सिखा रहा हूं ना, ये मैं आज भी दावा करता हूं, कोई तुम्हें नहीं बताएगा एंट्री बाय एंट्री। भाई आप देखें, आप रट्टा नहीं लगाए ना, मैं आपको 10 बार समझा चुका हूं। एंट्री क्या बनती है? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। 180 में बाकी जितने भी पैसे मैंने पे किए हैं उसमें ये 180 भी होगा। What does this have to do with the subsidiary P&L? एक मिनट जानी, देखो बातें नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे, बातें नहीं, सुन लो एक बात। वो कह रही है कि 140 का एक्सपेंस सब्सिडी ने पिछले सालों में बुक किया हुआ है। मैं कह रहा हूं रिवर्स भी नहीं होना चाहिए। रीजन, आप पेरेंट एंटिटी की सेपरेट बुक्स को देखो और थोड़ा दिमाग खोल के सोचना आप, क्योंकि मैं बहुत आगे जा रहा हूं उसको लेके। पेरेंट एंटिटी ने अपनी सेपरेट बुक्स में इसको शेयर होल्डर को पैसे पे करते हुए 180 अपनी इन्वेस्टमेंट में बुक कर लिया।
इस बात को मानती हो? मैं इन्वेस्टमेंट को हटाऊंगा, उस एसेट को रिकॉर्ड करूंगा, पीएनएल का है। अब अमोर्टाइज करेंगे पीएनएल में, बस जो 140 उसने एक्सपेंस के तौर पे बुक किया हुआ है ना, आपने उसको कैपिटलाइज कर लिया है, अब उसका फायदा आप 4 सालों में लोगे। तब भी आप कुछ नहीं करते, फॉर द ईयर भी होता ना, तब भी आप कुछ नहीं करते। रीजन, क्योंकि जो वो एक्सपेंस कर चुका है उसको आप एसेट ऑलरेडी बना चुके हो। आपकी एंट्री, खिजरा बातें नहीं, इधर देख लो 1 मिनट। आप अगर एक्सपेंस को रिवर्स कर दो तो आप एंट्री क्या बनाओगे पता है? एक्सपेंस क्रेडिट 180 से, फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट 180 से, या 140 से कर लो, जो आपकी अमाउंट आ रही है। मैं ये कह रहा हूं, आप लोग ये क्यों नहीं समझते, ये कैश जो गया है इसके अंदर 140 के पैसे ऑलरेडी, और वो कैपिटलाइज कर चुके हो। तो आप कह रहे हो जो हो गया वो हो गया, वो एक्सपेंस हुआ है, वो एक अलग किताब की कहानी है। मैंने एक नया एसेट खरीदा है जिसके 180 मिलियन पे किए, मैं इस 180 मिलियन को क्या करूंगा? अमोर्टाइज करूंगा। वो 140 तो वो होके खपके खत्म हो गया, मैं अब अपनी कॉस्ट को देख रहा हूं। वो 140, एक और खुलासा कर देता हूं ना, वो 140 आपकी कॉस्ट ही नहीं थी उस वक्त तक, आपकी कॉस्ट हुई जब आपने पे किया, तो आप इसको बुक करेंगे। मैं रिवर्स करके डेबिट क्या करूंगा? क्यों करूंगा जब ऑलरेडी पे कर चुका हूं 180? बात समझ आ रही है? जो वो अखराजात कर चुका है ना शेयर होल्डर अपनी कंपनी में, उसके पैसे आप कैश की मद में निकाल चुके हो, वो इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी शामिल है, उसी को आपने अमोर्टाइज करना है। 140 को मैं क्यों रिवर्स करूंगा? मुझे तो लॉजिक नहीं समझ आ रही ना, 140 का रिवर्स होना बनता ही नहीं है। 140 शेयर होल्डर की जब तक कंपनी थी उसने एक्सपेंस आउट करके खत्म कर दिया, उसने आपसे उसके पैसे लिए, तो आप कह रहे हो जो उसकी नजर में एक्सपेंस था मैंने उसके अलग पैसे पे किए हैं, मैं उसकी कंपनी में कोई रिवर्सल नहीं कर रहा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में उसको बुक कर रहा हूं। और जब इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट्स लेके आऊंगा तो उसमें ये 180 भी आ जाएगा और वो अमोर्टाइज होगा। उस कंपनी का 140 जेन्युइन बुक हुआ है, जवाब आता है यस, होना भी चाहिए, जवाब आता है यस, तो आप उसको रिवर्स नहीं करेंगे। क्लियर है? पक्की बात है? चलें, अब हमने कहा कि भाई इसको हटा दो। अच्छा, अब हमने कहा इन्वेंट्री की बात करते हैं। अच्छा, जब आपने इन्वेंट्री खरीदी या कंपनी खरीदी तो आपने इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट की होगी 200 मिलियन से। अच्छा, फिर आपने कहा एट रिपोर्टिंग ऑफ 2020, एग्रीड? अच्छा, अब सुनो, क्या यहां से यहां तक ये सीओजीएस में चार्ज हो गया होगा 2020 में? यानी 2020 में जो भी जीपी कमाया होगा ना, वो आपने उस वक्त का पीएनएल बनाते वक्त अल्लाह की कसम जीरो कर दिया होगा, सीओजीएस को बढ़ा दिया होगा। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ, क्लैरिटी है जल्दी। अच्छा, अब आपने कहा एट रिपोर्टिंग 2021 40। अच्छा, अब ये देखते हैं ना, वो बोल रहा है कि 10% बचा है, तो आप सिंपल ये करें, अब बाकी तो बिक गया ना, तो अब हम ये कहें कि यहां से यहां तक यही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो 80 है वो इस साल की सीओजीएस में चार्ज कराओगे। ये मुसीबत जान कब छोड़ेगी? जब खत्म हो जाएगी। तो हम बोलेंगे भाई जो कॉस्ट पे खरीदी थी अब वो खत्म, अब आगे जाके जो गेन होगा वो जेन्युइन। सही है? बात समझ आती है? नहीं 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 नहीं, वो देखो ना लिखा हुआ क्या है, 10 ऑफ द इन्वेंट्री जो टोटल थी, तो टोटल का 10% हुआ ना, तो लेफ्ट ओवर का नहीं, टोटल का। सही है? खैर, तो अब आपने 2021 में 80 की सीओजीएस क्या की होगी? बढ़ा दी होगी।
और आपने क्या किया, वो प्रॉफिट कम हो गया होगा। एग्रीड? चलो भाई, हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं, हाँ सही है, कितने परसेंट से बिकी है, तो वो बिकी 80 है ना, तो वो 80 की जो COGS है उसने कम बुक की हुई होगी, हमारे लिए कॉस्ट थी ज़्यादा, तो मैं और बुक करा दूंगा। क्लियर है? चलें, तो हमने कहा भाई माशाल्लाह से एक पेज तो हो गया एडजस्टमेंट का, सही है। आगे चलते हैं। HL ने डेजिग्नेट की है अपनी इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटी फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे। अच्छा, और वो कह रहा है कि SL और FL दोनों अपनी इन्वेस्टमेंट को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रखते हैं, तो वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा, तो ये बात तो समझ आती है कि ये PNL में आएगा और ये दोनों, अच्छा ये तो पूरा OCI में आएगा और ये शेयर आ जाएगा अलग से। क्लियर है? चलें, तो वो तो इक्विटी अकाउंटिंग में आ जाएगा। अच्छा, SL पेड ये सब्सिडरी है फॉर हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2021। HL रिकॉर्डेड शेयर एज, अच्छा तो क्या हम इसको अदर इनकम में रहने दें, हटा दें? हटा देंगे, क्योंकि हम बोलेंगे अपने आप से डिविडेंड इनकम नहीं दिखा सकते, तो ये भी बात समझ आती है। अच्छा जी, फिर हमने कहा 25 अगस्त को, इसी साल की बात हो रही है, FL डिलीवर्ड गुड्स हैविंग सेल्स प्राइस ऑफ, FL कौन है? एसोसिएट। चलो यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं भाई, प्राइस है 150 मिलियन की, मार्कअप है 20% का, और HL को पेरेंट को बेची है। अच्छा, अब 150 मिलियन 40% का, होल्डिंग कितनी है इसमें? 3 आ गया। अच्छा, क्या ये 3 से मैं COGS को एडजस्ट करूं या शेयर ऑफ प्रॉफिट को? फिर सोच लो एक बार। शेयर ऑफ प्रॉफिट से। बेचा किसने? एसोसिएट ने। किसकी बुक्स में प्रॉफिट होगा? हटाऊंगा अभी एसोसिएट। ये वर्ड नहीं मानना कि ये वहां से शेयर ऑफ प्रॉफिट से माइनस होगा। बेचा, ऊपर लिखा है चसियों एसोसिएट, ये लिखा हुआ, मैंने बोला मैं लिख रहा हूं कि किसने बेची है, फिर बोल रहे हो COGS, वहां से आया है, वहीं से हटेगा। एग्रीड? चलें, हमने ये कहा इम्पेयरमेंट टेस्ट गुडविल, तो गुडविल दी हुई है इस सवाल में, निकाल लेंगे। चलें, और वो NCI को प्रोपोर्शनेट शेयर पे रखता है। चलें, तो गुडविल निकालिए किसी ने, वैसे निकालिए गुडविल किसी ने, कितनी आ रही है? 140 गुडविल। अभी देख लेते हैं, गुडविल के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह करके कंसिडरेशन निकाल लें। अभी देख लेते हैं। अच्छा, अब जानी इधर आ जाओ, इमीडिएट पेमेंट है 1700, अच्छा डेफर्ड है यहां पे अनदर पेमेंट 843 मिलियन की आफ्टर, रेट दिया हुआ है 170, ये हो गया डेफर्ड कंसिडरेशन। अच्छा भाई, फिर आप आ जाएं, कितना आ गया? 25। ये है कंसिडरेशन कि ये होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने कहा कि इसके बाद आप ले लें नेट एसेट्स। अच्छा, नेट एसेट्स के शेयर के अंदर आप ये कहेंगे कि सर हम यहाँ पे ऐसे ही वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा, आपने कहा कि भाई आपको क्या शेयर कैपिटल पता है और रिटेन अर्निंग भी उस दिन की
तो ये तो इतना अच्छा एग्जामिनर है कि भाई बाकियों में बजा दी तुम्हारी, इसमें आसानी कर दी। गुडविल के नंबर निकाल लेते सब, उसमें से भी कुछ चौसियों ने गलत निकाली है गुडविल। तू ही है भंगी वो। इंटेंजिबल भंगी 20 वो अपनी किताबों में करेगा। अभी इस पे अगर कुछ बोलता ना तू, 1 घंटा से वो समझाया है, पता नहीं स्माइल इंडस्ट्रीज घुमा दिया, सॉफ्टवेयर कंपनी घुमा दिया। चलो इन्वेंट्री की है कुछ, कितनी आ गई? 30। अच्छा तो आपने कहा 3080 का 75, कितनी है? परसेंट वाइज 15%, 42, 2। अच्छा ये जाएगी आपके पीएनएल में, क्योंकि ये बुक हुई हुई कोई ऐसा जिसने सही निकाली हो, सही निकाली थी अल्लाह की कसम। चलिए जी ओके, तुम लोगों में से आधी हुई थी, बाकी खुद करेगा वो। अच्छा इम्पेयरमेंट हो गया। अच्छा ये क्या कह रहा है कि ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस अक्रूड इवनली, ये वो डिवाइड करने के लिए कह रहा है ना कि सारे एक्सपेंसेस महीने के हिसाब से हुए होंगे, इवनली की बात कर रहा है। एनसीआई डिस्काउंट रेट, ये भी हिसाब किताब हो गया। अच्छा अब सारी एडजस्टमेंट्स अल्लाह का शुक्र है समझ आती हैं। अब इस समझ के बाद हम एक प्यारा सा पीएनएल बनाते हैं। अच्छा प्यारे से पीएनएल में इन दोनों कंपनीज का सम, पहले सेल्स बताओ कितनी निकाली तुमने अनएडजस्टेड? 6350, सही है। अच्छा और सीओजीएस कितनी निकाली? 4000, 4005, सही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1350 और 630 की ये आ गई। अच्छा गेन लॉस मैंने सिंपल 115 लिख दिया ऐड करके फिलहाल, सिर्फ ऐसे ही। आप 195 भी लिख दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट मैंने 50 की लिखी है और शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हम अलग से लेके आएंगे। अच्छा अब पहले तो ये बता दो कोई आपस की पेरेंट और सब्सिडरी की सेल तो नहीं है? अच्छा बट ये क्या 80 की एडजस्टमेंट आ रही है? एसोसिएट वाली नहीं है, ये इन्वेंट्री वाली है जो कि आपने महंगी खरीदी थी। इसका प्रॉफिट बुक होना नहीं चाहिए, तो हम नहीं होने दे रहे। इसमें से अभी भी कुछ बच गई है, वो अगले साल इम्पैक्ट आएगा जब बिकेगी। क्लियर है? चलें फिर हमने कहा ये गुडविल की इम्पेयरमेंट हमने बुक कर ली, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। अच्छा और फिर हमने ये क्या है चेंज इन एस्टीमेट, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला जो उसने गलती से कैपिटलाइज किया हुआ था, हमने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। अच्छा एक और बात बताओ, ये 210 की मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, असील तू बताएगा कि ये 210 की जो एडजस्टमेंट है किसकी किताबों की? ऑनलाइन वालों आप बता सकते हो? नहीं कंसोल की तो है भंगी, पेरेंट या सब्सिडरी? ये पेरेंट की किताबों की एडजस्टमेंट है तो पेरेंट या सब्सिडरी? पेरेंट। तो सब्सिडरी की किताबों में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बस ये बात याद रखनी है। प्रॉफिट के बंटवारे वक्त सोचना है ना। चलें अच्छा ये जो इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन है ये कहां से आई? तो अमाउंट निकाल लो, ये आ रही है, यानी 180 डिवाइडेड बाय 4 ये आ रही है। और 20 की अमोर्टाइजेशन वो उसने कर ली होगी, उससे हमारी कोई पंचायत, हाँ अनलेस के वो लिख के दे के उसने इस पे भी नहीं की तो फिर हम कर लेंगे। एग्रीड? चलें ये सारी चीजें पार करने के बाद ये अदर इनकम में से डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कटा दिया। अच्छा और फिर हमने किया ये कि मैंने यहाँ पे
ये आप देख रहे हो 195 और 80 को नेट कर दिया है। मुझे याद आएगा कि यहाँ पे होने नहीं चाहिए, तो OCI आइटम है। तो आपने अगर 195 डायरेक्टली लिया है तो भी सही है। मैंने पहले नेट ले लिया था और फिर इसमें से 80 के लॉस को हटा दिया ताकि प्रॉफिट मेरा बढ़ गया है। ये देख लो, मैंने सिंपल ये किया है। नहीं, मैंने जब ये बनाया ना तो मैंने ये कर लिया कि जल्दबाजी में दोनों को नेट कर दिया। फिर मुझे याद आया कि ये लॉस यहाँ का PNL का है ही नहीं, OCI का है, तो मैंने वापस से इस प्रॉफिट को क्या किया, बढ़ा दिया। यही मैं 195 पे आ गया। देख लो, अल्लाह की कसम वहां पहुंचा के दिखाता हूँ। ये रहा मैं कह रहा हूँ 115 नेट हो गया था, गलती हो गई थी मुझसे, तो नहीं तो सही कर लिया ना। ये रहा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिक्लासिफाइड टू OCI। यानी देखो, मैंने गेन और लॉस को नेट कर दिया। मैंने कहा ये लॉस यहां पे नेट होना, मैंने लॉस को रिवर्स कर दिया। सही है। अच्छा, अब इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड, अभी बता दूं, कंटिंजेंट कौन सी 600 के ऊपर, एक मिनट ना, नहीं एक मिनट, ये हम ये कह रहे हैं कि इस वाले सवाल के अंदर मैं ये उस पर ही आ रहा हूं मैं। आप वो बोल रही हो ना कि इंटरेस्ट क्यों बुक हुआ है, उस पर तो आ रहा है ना, मैं उसी पे आ रहा हूं ना। एक मिनट तो रुको इधर। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर जो मैंने यहां पे लिखा है ना, इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड, जो 76.32 की बात कर रहा हूं मैं। सही है जी। अच्छा, अगर आप पूरा सवाल इसको रीड करें, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई हुई है कि जिससे ये साबित हो कि ये वाला जो इंटरेस्ट है ये रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। ये देखो फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, पर मैंने कैसे पिक किया ये हुआ हुआ है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट इसकी 0 आ रही है। फाइनेंस कॉस्ट इसकी क्या आ रही है, आप दिमाग लगाए ना, दिमाग तो है, अल्लाह ने दिया है दिमाग। सही है, अल्लाह ने जब दिमाग दिया तो उसको लगाओ। पूछने से पहले पूछो पहले। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे, अच्छा देखो, बाय डिफॉल्ट तो बुक हो जानी चाहिए थी, पर एग्जामिनर ने इतनी नीच हरकत की, हाँ तो इतनी नीच हरकत की उसने कि उसने फाइनेंस कॉस्ट हटा के बोला सोचो कि क्या हुआ होगा। तो खैर अगेन उसको बता देना चाहिए, कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए हाइड एंड सीक नहीं खेलनी चाहिए कि बिला वजह चीज गायब की खुद पहचानो। तो मैंने यहाँ पे सवाल में कैसे पहचाना, ऐसे पहचाना कि यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट 0 आ रही, और जबकि आनी चाहिए क्योंकि 3 साल बाद आपने पे करना है, तो हर साल की बुकिंग होगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फाइनेंस कॉस्ट है हमने उससे वादा किया है कि हम उसको पे करेंगे कितने सालों बाद, 3 सालों बाद। तो आप मुझे एक बात बताएं, एक तो हिसाब किताब हो जाएगा कि भाई आपने खरीदी कब है इन्वेस्टमेंट, 1 जुलाई को, तो 6 महीने का ये और बकाया 6 महीने, यानी ग्रोथ के बाद। तो निकालो कितनी अमाउंट आती है, पहले निकाल लो। 70, ये देख, एग्रीड। अच्छा, मैं बता देता हूं, वैसे ही लिख नहीं था मैं यहाँ पे, आपने सिंपल एक काम किया होगा इसके अंदर कि आपने पहले जो प्रेजेंट वैल्यू ली होगी उसका पूरा साल ग्रो करा के 6 महीने ले लिया होगा, और फिर उसको 6 महीने और, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट में से 6 महीने अलग कर लेना। तो 6 ये हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है ना, तो जुलाई से लेके दिसंबर तो गया 6 महीना। तो बेटा 21 की पूरी तो लोगे, पर बेस चेंज हो जाएगी ना, तो वो बेस चेंज पे बोल रहा हूं कि 6 महीने आ जाएंगे। क्लियर है, ये है। अच्छा, अब जरा यहां पे कर लेते हैं, इधर आ जाओ जानी, इधर मुझे बता दो, यहां पे मुझे बताओ आपने प्रेजेंट वैल्यू कितनी ली, यहां पे निकाली हुई है ना, 600 की है। अच्छा, 600 पे नहीं, पर 600 पे जो 12% आपने लिया है, सही है, ये आपने ले लिया 6 ओवर, ये आ गया। अच्छा, ये तो हो गया सिर्फ 6 महीने का, एग्रीड। अच्छा, 6 महीने का मतलब आपने ये जनवरी से लेके, चलो जुलाई से लेके, पर देखो पहला तो स्टैटिक ही रहेगा ना, यानी पहला साल मैं बता रहा हूं, जब जुलाई से लेके चलोगे, जुलाई से जून तो स्टैटिक रहेगा,
36 और 36 ही बुक होगा। एग्रीड। तो मैं अगर ये कहूँ सिंपल, इनको बच्चों को आसानी के लिए ताकि ये रिकॉर्ड भी हो जाए, हम यहाँ पे कर लेते हैं 600 इंटू 12% इंटू 12/12 कितना आता है? 72। बस जो मैं कह रहा हूं वो अपनी होशियारी नहीं, जो ये इसका आ रहा है कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। एग्रीड। सिंपल ये। अच्छा ये जो सूद बुक हुआ है ये हुआ है आधे साल का नहीं। देखो फिर तुम गलत बात कह रहे हो। जुलाई 1 2020 से लेके ये हिसाब किताब हुआ है क्लैरिटी से, मतलब जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। इधर मैंने कहा कि सर इसको आप इंटू 6/12 कर दें, ये आ गया आपके पास 6 महीने का। तो इस 6 महीने का आपने ले लिया अपने पास, यानी पिछले 6 महीने रहने तो वो पिछले साल हो चुका, हमें गलती इस साल की सही करनी है। एग्रीड। अच्छा अब आप पहुंच गए इस साल के जुलाई 1 2021 पे, यहां पे बैलेंस चेंज हो गया होगा। यस 672 क्योंकि प्लस हो गया होगा ना, इसके ऊपर 6। हाँ अब बात आई ना समझ, ये कितना आया? 40 अच्छा ये जो 40.32 आपने निकाला ये 6 महीने का है। आप सिंपल इस 36 में 40.32 ऐड करें, यही है। तो आपने सिंपल एक काम ये किया कि पहले आपने उसको 1 साल आगे ले किया और फिर 6 महीने का बुक किया। ये इसलिए कि यहां पे बोल देते कि सर क्लैरिटी से बताएं कि शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ है। एग्रीड। अच्छा जी एक मिनट, मैं इस बात का जवाब देता हूं। खाली मैं यहां पे ये एक चीज हटा दूं, डिसेबल एनोटेशन। ओके अब पूछें। अच्छा भाई देखो फिर तुम लोग बातें कर रहे हो, फिर मैं सोगा। खुदा के वास्ते यार मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुम लोगों से, क्यों बातें करते हो कॉन्सेप्ट के बीच में? वो सवाल पूछ रहे हैं, सुन लो यार, रिक्वेस्ट है मेरी जी। भाई हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं कि सोचते हैं कि खुद ब खुद कुछ नहीं हो रहा, सब हम खुद कर रहे होते हैं। हर साल की कंपेयर करके बनती हैं, सही है। तो P&L फॉर द ईयर बनता है एज एट, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द ईयर एज एट, एंड इफ देयर इज एन एरर दैट हैज टू बी एडजस्टेड इन रिटेन्ड अर्निंग। सही है। आप बैलेंस शीट बना रहे होते तो आज तक एडजस्ट होता। क्लियर हो गया? पक्की बात है। चलें। हाँ जी सर 1 जनवरी पे 636 से क्यों स्टार्ट नहीं किया? क्योंकि बेटा अगर आपने मुझसे लीज पढ़ा है ना एटलीस्ट, तो मैंने आपको कंपाउंडिंग सिखाई है। यहाँ पे कंपाउंडिंग 6 महीने में हो रही है, साल में हो रही है। तो पहले पूरे साल वो बच्चा कह रहा है सर ओपनिंग आपने 636 क्यों नहीं रखा और फिर उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं चिपकाया? गलत हो जाएगा। आप सूद पे सूद लगा दोगे, जबकि सूद पे सूद लगेगा साल बाद। एग्रीड? पक्की बात है। तुक्के में यही आ रहा है परसेंटेज, मैं बता रहा हूं आपको यार, वो तुक्के में यही आ रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूं ना, क्योंकि देखो नहीं भाई एक चीज लॉजिकल बात करते हैं। कंपाउंडिंग एनुअली का मतलब क्या है? हर साल बाद। आप जो हरकत कर रहे हो ना 6 महीने बाद, तो लॉजिकली भी गलत है। सूद के ऊपर सूद लगना चाहिए बस साल जमा होने के बाद। एग्रीड? ये हम लोगों ने लीजेस के अंदर बहुत बार किया है, इसलिए ये सवाल यहां नहीं आना चाहिए। मैं इस कह रहा हूं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, पर पहले लॉजिकली सोच लिया करो कि आपका जो प्रिंसिपल चेंज होगा वो साल बाद चेंज होगा। तो आप पहले साल तक घसीट के लाओ और फिर लगाओ। अच्छा अब अगला प्रिंसिपल कब चेंज होगा? अगले साल, और फिर अगले साल जाके ये पेमेंट हो जाएगी। एग्रीड? तो ये जो तुम 12/6/12 कर रहे हो ना, तुक्के में आंसर मैच हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं, हो गया तो हो गया ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर मैं कह रहा हूं आपने प्रिंसिपल या उसूल को फॉलो करना है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप सही चीज को फॉलो करें। वो भी होता तो वो कंपाउंडिंग हिल जाती। तो इसलिए हमने प्रिंसिपल बना दिया
कि आप 636 पे पूरे साल का नहीं लगाएंगे, पहले पूरा साल घसीट के लाएंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ, बात क्लियर है? अब्दुल्ला जानी क्लियर है? जल्दी। हाँ जी, माशाल्लाह से पास पेपर हमारा चल रहा है, 2 घंटे हो गए हैं। चलें, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी एडजस्टमेंट के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट निकाला है किसी ने? वेरी गुड, निकालो जल्दी, जल्दी से निकालो। मोहम्मद अली कह रहे हैं सर हैप्पीनेस लिमिटेड की वजह से आपकी हैप्पीनेस हमने छीन ली। या वैसे सारे बच्चों ये बता दो, अब्दुल्ला, एमन, अली हसन, अरुण, दुआ, सारे बच्चों, हसीब क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? बहुत टाइम लगाया भाई इस पे, क्लियर है सबको? बेहतरीन। अच्छा वैसे ये कि जब आप इतना टेक्निकल पास पेपर इतनी डिटेल में डिस्कस करते हो ना, तो आगे जब ऐसे सवालात आएंगे तो उस पर टाइम आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आपने जो भी थॉट प्रोसेस है वो चला दिया है, तो अब इंशाल्लाह आगे सही हो जाएगा हिसाब किताब। हाँ भाई, निकाला शेयर ऑफ प्रॉफिट? आप भी निकालो, आपके मेरे को चेक करने आई हो कि सही पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा। क्या आ रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट? 128.75 आ ही नहीं सकता। निकालो तो, नहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट तो निकाल सकते हो ना, प्लस माइनस भी कर सकते हो अली। नहीं तो मेरे ख्याल से आपने नहीं पूरे साल का प्रॉफिट लिया एसोसिएट का, 10 मंथ्स, 10 मंथ्स कर लिया। अच्छा, और फिर उसका 30%। अच्छा, और फिर उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट। हाँ एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट करो। अच्छा, उसमें तुमने ये 20 भी डाल दिया? वो नहीं डाला? फाइनेंस कॉस्ट माइनस की 123 आ रहा है, 123 आ रहा है भंगी। 1 तो 128 बोल रहा था अभी। अच्छा आप बोल रही, तो आप बोल रही हो उस पर इल्जाम लगा रही हो, बोल रही वो भी यही है। वन 120 बचा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप पहले मुझे ये बताएं कि 2100 में से 1365 माइनस किया, 303 माइनस किया, 95 ऐड किया और 35 माइनस किया। ये इन सबको माइनस करने के बाद सिर्फ कितना आया? ये जो आ रहा है ना, ये वाली अमाउंट बताओ ना। 410, 492। हम कह रहे हैं कि भाई अभी हम पहले सिंपल जो माइनस किया है वो तो निकाल लेना। ये कितना आ गया? 410। ये अमाउंट है, सही है?
123 है शेयर ऑफ प्रॉफिट, नॉट ओसीआई। ओसीआई भी हमारा राइट होगा, वो भी लाएंगे पर बाद में, प्रॉफिट को क्लोज करने के बाद। अच्छा, क्या इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट दरकार है? ये 3 की। तो आपने कहा जब हम शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे तो सर ये आ गया, और ये पहली पेज की वर्किंग से आ गया। एग्रीड? अच्छा, हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 120। अब जब मैं सबको ऐड लेस करूंगा तो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 1346.68। 1346.68। इसको जरा प्लस माइनस करके एक बार चेक कर लो भाई। यही आ रहा है 1346.68। अब जल्दी से मुझे सोच के बताओ, बिफोर वी मूव टूवर्ड्स ओसीआई, इसके अंदर कितनी कंपनीज का प्रॉफिट है? 3। पेरेंट, सब्सिडरी, पंगा किस पे? तो मैं एक काम ये करूं, सब्सिडरी की सेपरेट बुक का प्रॉफिट उठाऊं, प्लीज निकालें जल्दी से, ताकि हम एक एक करके खुद यहां पे कैलकुलेट करेंगे। सब्सिडरी का प्रॉफिट आप मुझे बताएंगे तो मैं यहां लिखूं फिर। $3 मिलियन क्यों माइनस किया? वो एसोसिएट ने जो गुड्स बेचे थे ना, उसका माइनस किया है। 740। अच्छा, ये पूरे साल का है। अच्छा, इसके अंदर ये 80 तो नहीं लिया ना, उसको मतलब कंसिडर ही नहीं किया, माइनस भी नहीं किया, बस सही है। 741 आ गया, यही है भाई। अच्छा, 741 जो सब्सिडरी की सेपरेट बुक का प्रॉफिट है, उसमें न्यूमरस एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, हम पहले यहां चल लेते हैं, आप एक एक करके मुझे बताएंगे, क्या ये 80 आना चाहिए? फिर पूछ रहा हूं, क्या ये 80 आना चाहिए? सोच लो। हाँ भाई, ऑनलाइन बोलो, क्या ये एडजस्टमेंट्स के अंदर आना चाहिए? प्रश्न को समझें, तभी सिखा रहा हूं, बैठ के बता रहा हूं। हाँ जी, क्या ये 80 सब्सिडरी की किताबों की एडजस्टमेंट है? भाई हसान कह रहे हैं नहीं, इस्माइल कह रहे हैं नहीं, आफिया कह रही है यस, आना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि सब्सिडरी ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है जो कि होना। तो अब हम ये करेंगे कि इसके प्रॉफिट से इसको घटा देंगे 80 को, ये आ गया 80, हमने हटा दिया। चलें, अच्छा गुडविल की इंपेयरमेंट हटाऊं? पार्शल है, इसलिए पार्शल है, फुल होता तो हटाता, फुल होता तो हटाता, पार्शल है इसलिए नहीं हटा रहा। चलें, तो हमने कहा ये तो आपने कंसिडर कर लिया सर, ये तो आएगा। अच्छा, चेंज इन एस्टिमेट, पेरेंट, वेरी गुड, पेरेंट एंटिटी बुक्स की एडजस्टमेंट है। अच्छा, इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन, ये आएगा सर, बिल्कुल आएगा। अच्छा, और जो इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड, वो पेरेंट का है, वो पेरेंट का है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर में सब उसको मिल जाएगा। एग्रीड? पक्की बात है। तो कुल मिला के कितनी एडजस्टमेंट्स? 2 एडजस्टमेंट। हम यहां पर आए, हमने देखो 4580 माइनस किया, वो आ गया 616। 616 पे 25% निकाल लिया, शेयर ऑफ एनसीआई। एग्रीड? 154 आ गया प्रॉफिट का शेयर, सिर्फ प्रॉफिट का, यानी ये 1346.68 में से जो भी एनसीआई का बनता है। अच्छा, बट अब जब मैं बात कर रहा हूं सब्सिडरी की, तो सब्सिडरी की किताबों में ये 80 का लॉस है। क्या ये 80 का 25% सीधा सीधा एनसीआई को दे दूं? देखो ओसीआई है ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव लॉस है, तो इस 80 का 25% कितना आता है? 20। तो मैंने ये कहा टोटल एनसीआई को, टोटल जिसमें प्रॉफिट का इतना है, ओसीआई का इतना है, टोटल एनसीआई को 134 मिलेगा, प्रॉफिट और एनसीआई का शेयर। एग्रीड? ये निकाल लिया हमने, चेक कर लो आपके सामने, यही है। एग्रीड? चलें, अब हमने क्या किया, प्रॉफिट को खत्म करने के बाद
ऊपर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस बनाया, क्या रीवैल्यूएशन ऑफ इनकम पे लॉस पे ये है, ऐसा है, 80 डाला ना हमने, और शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट ले आए, कितने का, 36 का। सर ये ऐसे लेकर आए, हम इसकी किताब में गए, 20 आ रहा है, तो अपने पास खींचेंगे ना यार, ये भी तो भाई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, वो भी तो इक्विटी का राइट है ना, इक्विटी में नहीं जाती है। इक्विटी अकाउंटिंग का मतलब क्या था, हर वो कमाई जो एसोसिएट करेगा उसका मेरा हिस्सा। अच्छा तुम सबसे पूछता हूं, मजा आ जाएगा बता दिया तो, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है एसोसिएट की तरफ से या अनडिस्ट्रीब्यूटेड? तो इस वजह से भी इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगी, पर फर्क ये है कि ग्रुप रिजर्व में नहीं जाएगा, ये रिजर्व में जाएगा। वेरी गुड, पहले बताओ, बात याद रहेगी। चलें, तो आप मुझे बताएं कि मैंने ये यहाँ पे पार्क किया, टोटल ओसीआई 44 आ गया। अच्छा मैंने पता है क्या किया, गेम देखना है यहाँ पे, एनसीआई का 134 रखा, बाकी सब किसको दे दिया। अच्छा इस पेरेंट की बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट भी है, ओसीआई भी है, प्रॉफिट भी है, ओसीआई भी। आपके सामने ये देख लें, क्या हम कह सकते हैं कि 1346.68 प्रॉफिट था, उसमें से ओसीआई अगर माइनस करूं, नेट ओसीआई, तो 1302.68 आ गया। अब मेरे पास ये जो आंसर आया है ये है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई को नेट करने के बाद। अब मैं बोल रहा हूं पेरेंट और एनसीआई को मैंने, अच्छा अरुण कह रहे हैं सर इसमें 10/12 नहीं करेंगे, लॉजिक देता हूं, नहीं एक मिनट, ये 36 को 10/12 इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि फेयर वैल्यू तो वन टाइम होता है ना, एक वक्त पे। नहीं आ रही बात समझ भाई, रिपोर्टिंग डेट पे एक वक्त पे होगा ना, या वो भी इमेनली हुआ है, एक वक्त पे हुआ है। और ऊपर जाके सवाल देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑल कंपनीज हैड अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है, जैसे कि मैंने फेयर वैल्यूएशन की, क्या वो रोजमर्रा के बेसिस पे होती है साल के आखिर में? सर पॉइंट ऑफ टाइम, एक वक्त पे हो रही है, उसको अपोर्शन नहीं करूंगा। चलें, अच्छा अब हमने क्या किया जरा सुनिएगा। अच्छा मोहम्मद इस्माइल कह रहे हैं 120 पीपी प्लस 20 का गेन शेयर वाला है। अच्छा अब ये देखिएगा, इधर आते हैं, सरप्लस ऑन अराइजिंग रीवैल्यूएशन, तो ये जो 100 है एसोसिएट का है ना, तो हमने ये 20 पिक किया और ये 100 पिक किया, हमने कहा ये आ गया 120, 120 का कितना परसेंट, कितना आ गया था, हम अपने पास जो लेकर आए वो भी कितना लेकर आए, 36। एग्रीड, यही लेके आ रहे हैं, तो यही हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा मैं आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूं, मैंने पता है क्या किया है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बांटा है। आप चाहें प्रॉफिट को अलग बांटें, हाँ बांट सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल, आप प्रॉफिट खत्म करें और नीचे ओसीआई डाल दें, और नीचे जो बाइफर्केशन करें ना, तो हेडिंग डालिएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एनसीआई, ओसीआई एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एनसीआई, आंसर यही आएगा। बात समझ आ रही है? मैंने सिंपल, मैं तुम लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैंने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बांटा है। अच्छा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ऑनलाइन वालों साथ रहना यहां पे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पहले प्रॉफिट का हिस्सा निकाला एनसीआई का और फिर ओसीआई का निकाला, बाकी सारे किसको दे दिए, जिसमें पेरेंट के, प्रॉफिट के भी, ओसीआई के भी, सबके पैसे आ गए। एग्रीड? मैं कह रहा हूं ये ना करें, पहले प्रॉफिट को बांटें और फिर ओसीआई को बांटें, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। आ जाओ, हमने कहा कि अगर मैं यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखूं तो आपने कहा आ रहा है 1346 और आपने कहा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है आपकी, आपने लिख दिया ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ
इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 80। लॉस था ये। अच्छा, ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट कितना है? 36। अच्छा, अब इस 80 और 36 को नेट करो, 44 नेगेटिव। अच्छा, अब आप हेडिंग डालें प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू अच्छा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल यानी सिर्फ प्रॉफिट की बात की मैंने, सही है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू यहां पे लिख दिया पेरेंट और अच्छा, मैंने एनसीआई का हिस्सा निकाला हुआ है 154। अच्छा, ये आ गया प्रॉफिट में आया मैं 1346.68 में से 154 माइनस कर दो 11992.68। एग्रीड, प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। चलिए जी। अच्छा, अब हम आते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू, हाँ जी, पेरेंट एनसीआई। अच्छा, मुझे इतना पता है इस पूरी ओसीआई में सिर्फ जो रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का लॉस है वो एनसीआई को मिलेगा, बाकी इसका कुछ भी नहीं है। तो मैंने सिंपल ये किया 80 के लॉस का 20 आता है, लॉस आता है। अच्छा, अब आप एक काम करें, इस 44 माइनस में से ये 20 माइनस करें। हाँ जी, हाँ देखो वो ग्रॉस अप हो जाएगा ना भाई। देखो कहने का मतलब ये है, सुकून से सीख लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो आप ये कह रहे हो पेरेंट को लंबी कर लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। पेरेंट को पहले 36 का तो ये मिल जाएगा और 80 का, इन दोनों को नेट करके बता दो तब भी आंसर आ जाएगा। कितना आता है? नहीं, ये नेट 44 होना चाहिए जानी। नहीं, पहले देखो, बोल रहा हूं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। 36 और ये 24 नेगेटिव, ये कितना आ गया? उसका लॉस पता है क्यों कम हो गया? क्योंकि उसके बाद ओसीआई का एसोसिएट का गेन भी है पेरेंट का। तो पेरेंट का उसने अपना गेन ले लिया 36 का पूरा, वो तो बोल रहे एनसीए तुम तो यहां से शार्ट रही हो, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। और जो भी सब्सिडी का ओसीआई का लॉस है उसका पेरेंट का हिस्सा आपके पास लिया। तो कुल मिला के आपने 44 ही बांटा है, पर आपने एनसीआई को उतना दिया जितना उसका बनता है, अपने पास उतना लिया जितना आपका बनता है। तो कुल मिला के मैं अगर आपसे पूछूं यार कैलकुलेटर पे तुम लोगों ने बताना है, तो देखिएगा कैलकुलेटर पे अगर आप मुझे बताएं कि आपने पेरेंट को टोटलिटी में कितने दिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो पेरेंट को मिली है, ये रही बैलेंसिंग फिगर, मैंने यही निकाली थी, टोटल पे निकाली थी। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने कहा आप जरा एनसीआई बाबू को देखें कितना मिला है, 134। तो ये भी 134 टोटल कॉम्प्रिहेंसिव निकल के बांटे हैं, ये अलग अलग बांटे हैं, कोई मसला नहीं है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जाम में अलग अलग कर लीजिएगा, आपकी सहूलत के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। और फिर नीचे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव बांट के दिखा दीजिएगा टोटल इतना मिल गया। क्लियर है? पक्की बात है। इसको हम कहते हैं फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब है जो बनता है वो दे दो। एग्रीड? पक्की बात है। ऑनलाइन में लोग प्लीज बताओ क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? ये मैंने आपको दोनों तरीकों से करके दिखा दी है, प्लीज बताओ जानी क्लियर है सारे बच्चों? हाँ जी, मनाइल कह रही है ओके, निदा भी कह रही है ओके भाई, बाकी भी बता दो। सेपरेट ज़्यादा ईजी है क्या? ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सेपरेट ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। अलग अलग देख के बांटो और फिर मिला के बता देना टोटल इतना हो गया। एग्रीड? तो मतलब माशाल्लाह क्लियर हो गया। चलिए थैंक यू। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मतलब एक अलार्मिंग बात है कि आपने 2 घंटे में एक सवाल किया है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि देखो
मेहनत तो इस पे डेफर टैक्स पे बहुत ही करनी है। मतलब इस पे तुम ये देख लो कि अगर हम इतने कॉन्सेप्ट्स नहीं करते ना डिटेल में, ये हैंडल नहीं होता तुमसे। समझने के काबिल भी हुए हो, उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं, सही है। तो अब हम ये काम ये कर लेते हैं कि मैं तुम्हें ना इसी नौयत का एक सवाल देता हूँ, ये वाला गोल्डन लिमिटेड सेम नेचर का है, सेम नेचर का है। पर मेरी तुमसे रिक्वेस्ट ये होगी, वो कह रहा है कि सर रेस्ट कर लें अभी तो आप 2 घंटे तो लगे मेरा, सुनो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि मैं देता हूँ सोल्यूशन नहीं देता इसके साथ, खुदा के वास्ते इसको 20 मिनट का टाइमर लगा के करना, सही है, और फिर मुझसे डिस्कस करना आगे। मैं इसका वीडियो सोल्यूशन चिपका दूं या डायरेक्ट करेंगे? बस सही है, डायरेक्ट करेंगे हम, सही है। तो प्लीज़ ये करिएगा। चलें जी, थैंक यू। तो ये करके आना है, हम मिलते हैं अभी ऑडियो की क्लास में 5 मिनट में। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।